आइज वाला युवक सीधे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और घमंड से मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर उसने कहा, ये बाकी लोग सब बेकार हैं, मैं खुद तुम्हारे साथ हाथ आजमाना चाहता हूँ। मैंने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया। अगर कोई मुझे सम्मान देता है तो मैं उसे 10 गुना सम्मान लौटाता हूँ, लेकिन जो मेरे सामने अकड़ दिखाए उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। शायद वह मेरे तिरस्कार को समझ नहीं पाया और हंसते हुए बोला, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे तो शुरू से लगता था कि जनहुन सेक्ट को हराने वाली कहानी झूठ है। इतना बड़ा जनहुन सेक्ट अगर तुम्हारे जैसे आदमी से हार गया तो उसका नाम ही बेकार है। सिर्फ एक वाक्य में उसने जनहुन सेक्ट और शंघाई अलायंस दोनों का मजाक उड़ा दिया। साफ था कि उसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा था। मैं उसे एक एक मारकर जमीन पर गिराने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर उसकी कमर से लटक रही एक चीज पर पड़ी। मेरी नजर उसकी कमर पर लटके पुराने और रहस्यमयी घंटी जैसे बेल पर पड़ी। वह कोई साधारण घंटी नहीं थी, बल्कि फैंटम बीस्ट बेल थी। अभी कुछ देर पहले तक मैं सोच रहा था कि इसे कहाँ ढूंढूं, और अब यह खुद मेरे सामने आ गई थी। मैंने जानबूझकर गुस्से का नाटक करते हुए चेंगटियन सेक्ट वालों को डांटा। क्या चेंगटियन सेक्ट में कोई रूल्स नहीं है? चैलेंज देने आए हो तो कम से कम हालात देकर आओ। अगर तुम लोग यहाँ मौजूद बाकी लोगों की तरह फ्रेंडली एक्सचेंज के लिए आए हो तो मुझे तुमसे खेलने में थोड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर साफ साफ शंघाई अलायंस को कुचलकर ऊपर चढ़ने आए हो तो फिर ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। सीधे लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ वेजर होना चाहिए। मेरी बात सुनकर चेंगटियन सेक्ट के लोग जोर जोर से हंसने लगे। ट्रायंगुलर आइज वाला युवक बोला, पहले जाकर अपना चेहरा आईने में देख। सिर्फ लकी होकर चिलिन मार्शल सोल जागृत कर लिया और खुद को कोई बड़ा कैरेक्टर समझने लगा। वेजर चाहिए ना? अगर हार गया तो अपनी जान यहीं छोड़ देना। मैंने बिना झिझक उसकी शर्त मान ली और कहा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी कमर पर लटका वह बेल मेरा होगा। ट्रायंगुलर आइज युवक ने अपनी कमर पर लटकी घंटी को छुआ। ये उसकी फैमिली हेयरलूम थी। ग्रेट डेजोलेशन आने के बाद इसमें कुछ अजीब बदलाव भी हुए थे। उसे सिर्फ इतना पता था कि यह स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ा सकती है, लेकिन इसकी असली ताकत इससे कहीं ज्यादा थी। आखिर उसने मेरी शर्त मान ली। इसके बाद हम दोनों शंघाई अलायंस के अरीना में पहुंचे। उसने बिना समय गंवाए अपनी शक्ति छोड़ दी। उसके शरीर से जलती हुई हीट वेव फूट पड़ी। अगले ही पल उसके पीछे 10 सिरों वाली विशाल फायर स्नेक प्रकट हुई। उसका मार्शल सोल 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक था। दर्शकों में तुरंत हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे कि यह स्नेक टाइप रेयर मार्शल सोल है। सुना है कि इसी मार्शल सोल की वजह से वह चेंगटियन सेक्ट का चीफ डिसाइपल बना है। ट्रायंगुलर आइज युवक लोगों की चर्चा सुनकर बेहद खुश हो गया। उसने घमंड से कहा, बेहतर होगा अभी हार मान लो। मेरा 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक जब से जागृत हुआ है कभी नहीं हारा। उसकी बात सुनकर मेरा शरीर हल्का सा कांपा और किलिन मार्शल सोल प्रकट हो गया। कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद अब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं पूरी तरह मटेरियलाइज किलिन मार्शल सोल समन कर सकता था। जैसे ही किलिन प्रकट हुआ पूरा अरीना उत्साह से गूंज उठा। लोग चिल्लाने लगे, कितना शानदार है, पहले भी देख चुके हैं लेकिन किलिन मार्शल सोल को दोबारा देखकर भी रोमांच हो रहा है। आखिर यह चाइना का डिवाइन ऑस्पिशियस बीस्ट है। इसके पंजे और शरीर को देखो। 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक चाहे जितना डरावना हो, लेकिन विजुअल इंपैक्ट में किलिन उससे कहीं ज्यादा शानदार है। ट्रायंगुलर आइज युवक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मेरा किलिन उसकी शोहरत छीन ले। उसने तुरंत 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक को हमला करने का आदेश दिया। स्नेक मार्शल सोल ने अपने 10 सिर उठाए और आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन मैं पीछे हटने के बजाय सीधे उसकी ओर दौड़ा। मैंने दोनों हाथों से स्नेक के वीक पॉइंट को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे अरीना पर पटक दिया। दर्द से वह कई बार चीखा। फिर उसने अपना विशाल शरीर मेरे चारों ओर लपेट लिया और क्रशिंग अटैक शुरू कर दिया। नीचे खड़ा जाओ नंग यह देखकर घबरा गया। वह स्नेक टाइप मार्शल सोल के कॉम्बैट स्टाइल को अच्छी तरह जानता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं दिखा रहा। दूसरी ओर ट्रायंगुलर आइज युवक मुझे दबता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तो यही है चिलिन मार्शल सोल का यूजर, डिवाइन बीस्ट। तुम्हारे हाथों में आकर कुत्ते से भी बदतर हो गया है। शंघाई अलायंस की सारी रेप्यूटेशन सिर्फ झूठी हवा है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक के 10 सिर एक साथ चीखे और अचानक 3 मीटर हवा में उछल गए। ट्रायंगुलर आइज युवक की आंखें फैल गईं। उसने अविश्वास से कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम बाहर कैसे निकल आए? मैं हंस पड़ा और बोला, इसमें क्या असंभव है? स्नेक कंट्रोल की तुम्हारी स्किल अभी बहुत कमजोर है। हार न मानते हुए उसने फिर मार्शल सोल स्किल फायर स्नेक बर्न्स हेवन का इस्तेमाल किया। बाल्टी जितनी मोटी आग की एक विशाल फायर पिलर बिजली की तरह आसमान से उतरी और मुझे पूरी तरह ढक लिया। लेकिन अगली ही क्षण 5 रंगों वाली चमक फूट पड़ी। मैंने मार्शल सोल स्किल किलिन अवेकन्स वर्ल्ड एक्टिवेट कर दी थी। 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक ने हैरानी से देखा कि उसके सामने एक विशाल चिलिन खड़ा है जिसके शरीर से 5 कलर्ड डिवाइन लाइट निकल रही थी। अचानक चिलिन के पूरे शरीर पर लाइटनिंग चमकी और एक थंडरबोल्ट नीचे से ऊपर की ओर फायर पिलर के रास्ते सीधा स्नेक मार्शल सोल पर टूट पड़ा। अरीना में मौजूद लोग घबरा गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, यही अटैक है जिससे उसने जनहन सेक्ट में ह्वालिंग रेल्म एक्सपर्ट को मारा था। अगर ये स्नेक पर लगा तो क्या होगा? ट्रायंगुलर आइज युवक ने घबराकर अपने मार्शल सोल को डॉज करने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाइटनिंग की मार से 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक के पूरे शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वह अरीना पर गिर पड़ा। हालांकि उसे गंभीर चोट नहीं आई थी। यह देखकर ट्रायंगुलर आइज युवक फिर हंस पड़ा। कई दर्शकों के मन में भी शक पैदा हो गया कि शीतियन ने आखिर ह्वालिंग रेल्म एक्सपर्ट को कैसे मारा था। तभी उसने अपना अंतिम किलिंग मूव इस्तेमाल किया और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मूव वान मेरा नाम पुकार रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके पीछे एक ब्लैक रोब वाला व्यक्ति भी खड़ा था। मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। ज़ोडिएक मार्शल सोल यूजर्स के लड़ने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन ग्रेट डेजोलेशन के शुरुआती समय में लोग सिर्फ मार्शल सोल एवेटार का इस्तेमाल करना जानते थे। दूसरा तरीका दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। मैंने मन ही मन सोचा, आज सबको दिखा देता हूँ। वह था मार्शल सोल पोजेशन। जैसे ही 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक आग के साथ मुझ
पर टूट पड़ा। मेरा दाहिना हाथ अचानक किलिन आर्म में बदल गया और उसने स्नेक का हमला रोक लिया। अगले ही पल किलिन आर्म से लाइटनिंग बीम निकली और स्नेक मार्शल सोल के पूरे शरीर में फैल गई। थंडर पावर इतनी भयानक थी कि स्नेक को चीखने का मौका भी नहीं मिला। पलक झपकते ही 10 हेडेड फायरी हंटिंग स्नेक बिखर गया। ट्रायंगुलर आइज युवक ने खून उगल दिया। मार्शल सोल बैकलैश की वजह से वह अरीना पर गिर पड़ा। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और तिरस्कार से बोला, मैं तुम्हें थोड़ी देर और परफॉर्म करने देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है। उसने मेरी आंखों में मौजूद शुद्ध किलिंग इंटेंट महसूस की और उसे ऐसा लगा जैसे वह मौत की खाई में खड़ा हो। वह तुरंत घुटनों पर बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। अब उसे समझ आया कि उसने पहले जो कीलन स्किल झेली थी वह सिर्फ इसलिए क्योंकि शीतियन ने जानबूझकर ताकत कम रखी थी। वह मुझे नीचा दिखाने आया था, लेकिन असली जोक वही बन गया। तय शर्त के अनुसार उसने अपनी फैमिली एयरलूम बेल मुझे सौंपी। पूरे अरीना में जयकारे गूंज उठे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चेंगतियन सेक्ट का चीफ डिसाइपल इतनी आसानी से हार जाएगा। खासकर मेरा अंतिम मूव देखकर सभी हैरान थे। बहुत से लोग तो उसी समय शानहाई अलायंस में शामिल होने की बात करने लगे। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर अलायंस ज्वाइन कर लिया तो शायद शीतियन उन्हें यह रहस्यमयी मार्शल सोल टेक्निक भी सिखा दे। तभी मूवन मेरे पास आई और बोली, मेरे पिता शानहाई अलायंस आए हैं। कमरे में पहुंचने के बाद मू चिंगयांग ने गंभीर आवाज में बताया, ली परिवार ने चेंगतियन सेक्ट के साथ हाथ मिला लिया है। आज की चुनौती सिर्फ तुम्हारी असली ताकत का पता लगाने के लिए थी। मैं भी यहाँ चुके से इसलिए आया हूँ ताकि डीमन बीस्ट लई पाई स्नेक का शिकार करने की योजना बनाई जा सके और ली जिमिंग को यह गलतफहमी हो जाए कि सही समय आने पर मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा। लेकिन अब ली परिवार ने बदला लेने के लिए प्रांतीय राजधानी के एक बड़े परिवार से भी संबंध बना लिए हैं। इसका मतलब अब हमारा सामना सिर्फ ली परिवार से नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही मैंने तुरंत कहा, वांग परिवार। मेरी बात सुनकर मू चिंगयांग एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि वह खुद भी अभी पूरी तरह निश्चित नहीं था। लेकिन मैंने पहले ही सारा राज खोल दिया था। मुझे वांग परिवार के बारे में इसलिए पता था क्योंकि पिछले जन्म में ली लेई की वजह से मैं हर समय उसकी गतिविधियों पर नजर रखता था। मेरे दिल में उसके लिए इतनी गहरी नफरत थी कि मैं उसकी हर चाल जानता था। बाद में ली परिवार ने वांग परिवार का सहारा लेकर अपनी ताकत बढ़ाई थी और उसी की वजह से जनहुन सेक्ट को एस सिटी से बाहर कर दिया गया था। तभी मू चिंगयांग ने मेरे सामने एक बेहद साहसी योजना रखी। उसने कहा कि इस बार वह बहुत बड़ा दांव खेलने वाला है। वह पूरे जनहुन सेक्ट को मेरे लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा। वह जनहुन सेक्ट के सभी गुप्त लोगों को मेरे हवाले कर देगा ताकि सही समय आने पर मैं उन्हीं लोगों को लेकर ली परिवार और जनहुन सेक्ट की संयुक्त ताकत को पूरी तरह खत्म कर दूं। उसके बाद शानहाई अलायंस बिना किसी रुकावट के पूरे एस सिटी का सबसे शक्तिशाली अवेकनर ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना बड़ा जोखिम आखिर क्यों उठा रहा है। आखिर मेरी और उसकी बेटी के बीच इतना गहरा रिश्ता होने के बावजूद कोई भी आसानी से उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया कि उसका असली निशाना सिर्फ लाई परिवार की संपत्ति नहीं बल्कि वांग परिवार भी था। मू चिंगयांग के जाने के बाद मैं पूरी रात हॉल में बैठकर सोचता रहा। देखते ही देखते रात गहराने लगी। तभी जाओ निंग मेरे पास आया और बोला, शीतियन तुम्हें क्या हुआ है? उसे यह बात काफी अजीब लग रही थी। मू वान जब से उस ब्लैक रोब वाले आदमी को लेकर आई थी तब से मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकला था, जबकि वह ब्लैक रोब वाला व्यक्ति काफी पहले जा चुका था। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन फिर अपनी बात वहीं रोक ली। इसके बाद मैंने चेंगतियन सेक्ट से जीता हुआ फैंटम बीस्ट स्पिरिट निकालकर जाओ निंग की ओर बढ़ाया और कहा, जरा इसे देकर बताओ, क्या तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो? जाओ निंग ने फैंटम बीस्ट स्पिरिट हाथ में लिया और अपने शरीर की स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, लगता है इसका कोई असर नहीं हो रहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद इसका तरीका कुछ और हो, जैसे खून से मालिक बनाना या ऐसी ही कोई विधि। तुमने इतने वेब नॉवेल्स पढ़े हैं, स्पिरिचुअल ट्रेजर को अपना बनाने के कितने तरीके देखे होंगे। अगर तुम इस चीज पर नियंत्रण पा गए तो बाद में लाइपी स्नेक को वश में करना काफी आसान हो जाएगा। जाओ निंग के जाने के बाद मैंने मू चिंगयांग द्वारा मुझे दिया गया वह गुप्त पत्र निकाला जिससे जनहुन सेक्ट के शैडो गार्ड्स को आदेश दिया जा सकता था। मैं मन ही मन बुदबुदाया, अंकल तो अब पहले से भी बड़ा दांव खेलने लगे हैं। उन्होंने तो वांग परिवार तक को निशाना बना लिया है। मू चिंगयांग के जाने से पहले कही गई आखिरी बात अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। उसने कहा था कि इस सहयोग का फायदा उठाकर वह वांग परिवार की पूरी नींव हड़प लेना चाहता है और जरूरत पड़ने पर मुझे उसका पूरा साथ देना होगा। अगली सुबह होते ही मैंने शानहाई अलायंस के सभी सदस्यों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। मैं मंच पर खड़ा होकर बोला, शानहाई अलायंस के सभी भाइयों और बहनों, अलायंस बनने के बाद पहली बार हमारे सामने एक बेहद शक्तिशाली डीमन बीस्ट आया है। जनहुन सेक्ट ने हमारे साथ मिलकर उसका शिकार करने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद मैंने काफी देर तक भाषण दिया। मेरी बात का सीधा मतलब यही था कि शानहाई अलायंस और जनहुन सेक्ट अब सहयोगी हैं। इतना ही नहीं, जनहुन सेक्ट के महत्वपूर्ण लोग भी अब शानहाई अलायंस का हिस्सा हैं। इस बार हमारे अलायंस को एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। मेरी बात सुनते ही नीचे खड़े लोगों में आपस में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग पहले से यह बात जानते थे, जबकि कई लोगों के लिए यह बिल्कुल नई खबर थी। किसी ने धीरे से कहा, मू वान सीनियर, वही खूबसूरत लड़की जो अलायंस के सदस्यों का प्रबंधन करती है। दूसरा तुरंत बोला, अरे मुझे तो लगा था कि मैंने गलत ऑर्गेनाइजेशन चुन ली है। किसे पता था कि शानहाई अलायंस का इतना मजबूत बैकग्राउंड है। तभी तीसरा हंसते हुए बोला, तुम कुछ नहीं जानते, शानहाई अलायंस इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ी। जनहुन सेक्ट ने ही इसके लिए रास्ता तैयार किया था। हमारे अलायंस लीडर ने सिर्फ सामने आकर जीत हासिल की। अगर यह सब किसी नॉवल में पढ़ता तो शायद मैं भी यकीन नहीं करता। लोगों को कुछ देर चर्चा करने देने के बाद मैंने ऊंची आवाज में पूछा, तो बताइए इस मिशन में
कौन कौन हमारे साथ चलना चाहता है। अब तक शंघाई अलायंस के अंदर 2 साफ गुट बन चुके थे। पहला, वे शुरुआती सदस्य जिनके मार्शल सोल ज्यादा मजबूत नहीं थे और जिन्होंने शुरुआत से मेरा साथ दिया था। दूसरा, वे शक्तिशाली मार्शल सोल वाले अवेकनर्स जो बाद में मेरी प्रसिद्ध सुनकर अलायंस में शामिल हुए थे। मैंने जाओ नेंग से कहा कि जो लोग इस अभियान में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें अलग खड़ा कर दें। जैसे ही मिशन की बात आई, कौन जाएगा और कौन पीछे रहेगा, ये लगभग सबकी ताकत देकर ही तय हो गया। मैंने सभी पर एक नजर डाली और फिर कहा, जूले, तुम यहीं रुकर बेस की सुरक्षा और रोजमर्रा के सभी काम संभालो, बाकी सभी लोग मेरे साथ चलेंगे। इस बार हम शंघाई अलायंस की असली ताकत पूरी दुनिया को दिखाएंगे। एस सिटी के हाईवे के उत्तरी निकास पर मू चिंगयांग जेनहुन सेक्ट के चुनिंदा एलीट सदस्यों को लेकर पहले से ही तय स्थान पर हमारा इंतजार कर रहा था। दूर से मुझे अपने लोगों के साथ आता देकर उसकी नजर अनजाने में थोड़ी दूर एक छिपी हुई जगह की तरफ चली गई। ज्यादा देर नहीं लगी और हम आमने सामने पहुंच गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल मू, इस बार भी शंघाई अलायंस को इस मौके में हिस्सा देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मू चिंगयांग ने ठंडी आवाज में हंकार भरी और सीधे शंघाई अलायंस की टीम में खड़ी मू वान की तरफ देखकर ऊंची आवाज में बोला, अरे बदमाश लड़की, अभी तक वहाँ क्या कर रही हो, इधर आओ। मू वान उसके अचानक बदले हुए सख्त रवैये से घबरा गई और उसके चेहरे पर हल्की उदासी आ गई, क्योंकि मू चिंगयांग का यह व्यवहार उस सच्चाई से बिल्कुल अलग था जो वह पहले से जानती थी। मू वान को शीतियान और अपने पिता की पूरी योजना का पता था, लेकिन इस नाटक में उसका कोई खास रोल नहीं था। अगर उसका कोई काम था तो बस दोनों पक्षों के बीच एक प्रतीक की तरह मौजूद रहना। यही सोचकर उसने अनजाने में एक कदम पीछे लिया और आधे मजाक आधे विरोध में बोली, मैं नहीं आऊंगी। ये दृश्य देखकर शंघाई अलायंस के सभी सदस्य हैरान रह गए। हालात बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसा अलायंस लीडर ने उन्हें पहले बताया था। मू चिंगयांग का गुस्से से भरा चेहरा देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आपस में सहयोगी हैं। तभी मू चिंगयांग ने ऊंची आवाज में कहा, शीतियान, याद रखना, सिर्फ इस एक बार। इतना कहकर वह तुरंत मुड़ा और जनहुन सेक्ट के शिष्यों को लेकर लाई पाई स्ने के ठिकाने की ओर बढ़ गया। मैंने सिर झुकाया और ऐसे उसके पीछे चल पड़ा जैसे कोई डांट खाया हुआ बचा हो। मन ही मन मुझे भी लगा कि शायद हमारा अभिनय कुछ ज्यादा ही असली हो गया है। उधर जाओ नेंग पूरी तरह उलझन में था। फैंटम बीस्ट स्पिरिट को सफलतापूर्वक अपना बना लेने की खुशी भी उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ सवाल ही सवाल थे। वह धीरे से मेरे पास आया और बोला, शीतियान, अंकल मू को आखिर हुआ क्या है? क्या मैं कुछ मिस कर गया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने लिन चियन को अपने पास बुलाया और चुके से उसकी हथेली में एक चीज रख दी। फिर मैंने उसे बहुत धीमी आवाज में कुछ जरूरी हिदायतें दी। जब नॉर्थ एग्जिट से सभी लोग पूरी तरह निकल गए, तभी पास की छिपी हुई जगह से लोगों का एक और दल बाहर आया। सबसे आगे लाई परिवार का ली जिमिंग खड़ा था। उसके साथ मौजूद एक शाही व्यक्तित्व वाला युवा हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए बोला, यह मू चिंगयांग कुछ ठीक नहीं लग रहा। ली जिमिंग ने धीमी आवाज में कहा, यंग मास्टर वांग, मू चिंगयांग पर शक करना जरूरी नहीं है। मेरे लिए इतना काफी है कि वे लोग उस सांप को ढूंढने जा रहे हैं। यंग मास्टर वांग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मतलब एक ही बार में सबका सफाया? ली जिमिंग की आंखों में नफरत साफ दिखाई देने लगी। उसने ठंडी आवाज में कहा, बिल्कुल, इस बार उन सबका एक साथ अंत कर देंगे। ली परिवार के एक बेटे की मौत और दूसरे के अपाहिज हो जाने के बाद पूरा ली परिवार सिर्फ नाम का रह गया था। बदला लेने के लिए ली जिमिंग लगभग अपने पूरे परिवार की संपत्ति दांव पर लगा चुका था, सिर्फ इसलिए ताकि वह यंग मास्टर वांग और उसके पीछे खड़े वांग परिवार का सहारा हासिल कर सके। शुरुआत में जब मू चिंगयांग से जवाब मांगने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था, तब एक पल के लिए उसे सचमुच लगा था कि मू चिंगयांग भी शीतियन से बेहद नफरत करता है। लेकिन समय बीतने के साथ उसे यह बात कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगी। व्यापार और सत्ता की दुनिया में उसने न जाने कितनी साजिशें देखी थीं, इसलिए चाहे मू चिंगयांग के मन में उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा हो या न हो, वह कभी उस पर पूरी तरह भरोसा करने वाला नहीं था। इसी वजह से उसने एस सिटी की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति चंगतियान सेट से संपर्क किया और साथ ही प्रांतीय राजधानी के वांग परिवार से भी रिश्ता जोड़ लिया। इस बार डीमन बीस्ट के शिकार की पूरी जानकारी भी मू चिंगयांग ने ही उसे दी थी और यहाँ तक कहा था कि सही समय आने पर वह बदला ले सकता है। लेकिन ली जिमिंग मन ही मन सोच रहा था, मू चिंगयांग हो या शंघाई अलायंस, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे यकीन है कि यंग मास्टर वांग की भी एस सिटी के संसाधनों में काफी दिलचस्पी होगी। ये सुनकर यंग मास्टर वांग खुश होकर हंस पड़ा और बोला, अब तो मुझे तुम सचमुच पसंद आने लगे हो। तुम वाकई बहुत समझदार इंसान हो। होंग एरा आने के बाद डीमन बीस्ट का शिकार करना आम बात बन चुकी थी। मेरे जैसे लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन शंघाई अलायंस के सदस्य और यहाँ तक कि जनहुन सेक्ट के शिष्य भी अंदर ही अंदर काफी उत्साहित थे। कुछ देर पहले तक दोनों पक्षों के बीच जो असहज माहौल था, वह सफर के दौरान धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो गया और दोनों दल आपस में घुल मिल गए। इसी बीच जाओ नेंग ने चुके से सबसे आगे चलते मू चिंगयांग की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब भी ऐसा भाव था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत न करे। जाओ नेंग ने धीरे से कहा, आज अंकल मू का व्यवहार कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। मैंने अपनी आंखें मलते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस बात का जवाब न मिले उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अंकल मू की उम्र भी अब काफी हो गई है, थोड़ा अजीब व्यवहार करना कोई बड़ी बात नहीं है। उधर मूवान भी पूरी तरह उलझन में थी। उसे लग रहा था कि उसके पिता का व्यवहार शीतियन से दूसरी मुलाकात के बाद ही अचानक बदल गया है। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, शीतियन, तुम्हारा और मेरे पापा का आखिर चल
चल क्या रहा है? मैंने तुरंत हंसते हुए कहा, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं अंकल मू की इज्जत न भी करूँ तो कम से कम तुम्हारी वजह से तो जरूर करूंगा। मू वान काफी देर तक मेरी आंखों में देखती रही। उसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि मैं उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रहा हूँ। उसकी चमकती हुई नजरें देखकर मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई। मैंने मन ही मन सोचा, मुसीबत हो गई। मू चिंगयांग और मैंने जो योजना बनाई है वह इतनी बड़ी है कि हमने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन मू वान के इस व्यवहार को देखकर लग रहा है कि कहीं वह अपनी तरफ से कुछ नया न कर बैठे। मैंने गंभीर होकर कहा, सीनियर, अभी मुझसे कुछ मत पूछो और कुछ भी मत सोचो। थोड़ी देर बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बस मेरे साथ रहना। मू वान ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी सबसे आगे चल रहे मू चिंगयांग ने जोर से आदेश दिया, सब लोग सावधान हो जाओ। उसकी आवाज सुनते ही सभी लोग चारों तरफ देखने लगे। चौड़ी हाईवे सड़क के किनारे पहाड़ की तरफ वाली जमीन पर एक विशाल सांप के रेंगने के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। जनहुन सेट के दूसरे प्रमुख शन फेई ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, वहाँ स्नेक ट्रेल है। जिस डीमन बीस्ट का हम शिकार करने आए हैं वह यहीं आसपास घूम रहा है। उस पल सबके चेहरे देखकर साफ समझ आ रहा था कि यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग बिल्कुल नए हैं। हालांकि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। आखिर सिर्फ आधे महीने पहले तक हर कोई सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब उन्हें इस क्रूर होती दुनिया का सामना करना पड़ रहा था। मैं धीरे धीरे उस स्नेक ट्रेल के पास गया, जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसे सूंघा। मिट्टी अब भी हल्की गीली थी। मैंने तुरंत अंदाजा लगाकर कहा, समय के हिसाब से देखा जाए तो लाई पाई स्नेक कुछ घंटे पहले ही यहाँ से गुजरा है। शेनफेई ने मुझे हैरानी से देखा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि सिर्फ सांप के निशान पर लगी मिट्टी सूंघकर मैं कैसे बता सकता हूँ कि वह यहाँ से कब गुजरा था। लेकिन इस समय मेरा ध्यान किसी और चीज पर नहीं था। पिछले जन्म के अनुभव के अनुसार मैंने तुरंत सभी को आदेश देना शुरू कर दिया। मैंने ऊंची आवाज में पूछा, क्या टीम में किसी का ज़ोडिएक डॉग है? तभी एक शिष्य आगे आया और बोला, रिपोर्ट, मेरा ज़ोडिएक डॉग है। मैंने तुरंत आदेश दिया, अपना मार्शल सोल बुलाओ और उसे लाई पाई स्नेक की गंध पकड़ने दो। उस जनहुन सेट के शिष्य ने पहले मू चिंगयांग और शेनफेई की तरफ देखा। जब दोनों ने मेरी बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई तब उसने तुरंत अपना मार्शल सोल बुला लिया। उसका ज़ोडिएक डॉग होंग हुआंग एरा आने के बाद मून स्टेपिंग वुल्फ मार्शल सोल में जागृत हुआ था। यह एक तरह का म्यूटेटेड मार्शल सोल था। ज़ोडिएक मार्शल सोल जागृत होने के बाद उनके कई अलग अलग रूप सामने आते थे। जैसे ही मैंने आदेश दिया, मून स्टेपिंग वुल्फ बिजली की रफ्तार से अपनी लंबी टांगों के सहारे आगे दौड़ पड़ा और लाई पाई स्नेक की गंध का पीछा करने लगा। बाकी नए लोग कुछ पल तक हैरान खड़े रहे, फिर उन्हें भी समझ आ गया कि इस समय क्या करना चाहिए। पीछे चल रहे मू चिंगयांग और शेनफेई बिना जल्दबाजी किए आराम से सब कुछ देख रहे थे। शेनफेई मुस्कुराते हुए बोला, ओल्ड ब्रदर, ये लड़का सच में कमाल का है। ये शिकार हम सब पहली बार कर रहे हैं, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसने पहले न जाने कितने डीमन बीस्ट का शिकार किया हो। मू चिंगयांग ने बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए बस इतना कहा, शायद कुछ लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं। हो सकता है उसे यह सब स्वाभाविक रूप से आता हो। अगर हमारे पास उम्र और अनुभव का फायदा न होता तो शायद यह लड़का हमें भी बहुत पीछे छोड़ देता। शेनफेई हंसते हुए बोला, ओल्ड ब्रदर, आज तुम्हारा व्यवहार भी कुछ अलग लग रहा है। यह बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। लगभग 10 मिनट बाद मून स्टेपिंग वुल्फ लाई पाई स्नेक की गंध का पीछा करते हुए पहाड़ के काफी अंदर पहुंच गया, लेकिन अचानक वह आगे बढ़ने की बजाय वहीं रुक गया। मैंने तुरंत पूछा, आगे क्यों नहीं जा रहा? उस शिष्य ने गंभीर आवाज में कहा, यहाँ उसकी गंध बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा मार्शल सोल लगातार मुझे खतरे का एहसास करा रहा है। तभी बाकी लोग भी वहाँ पहुँच गए। मैंने सबकी तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, अब से आगे जो होने वाला है वह रोज की प्रैक्टिस या फ्रेंडली मैच जैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब सभी लोग मेरे आदेश ध्यान से सुनो। जिनके मार्शल सोल रक्षा में माहिर हैं, वे सबसे बाहरी घेरा बनाकर अपने मार्शल सोल का ट्रू फॉर्म बुलाएं। जिनके मार्शल सोल आक्रमण में ज्यादा मजबूत हैं, वे अपने मार्शल सोल तैयार रखें और किसी भी समय ट्रू फॉर्म मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार रहें। जब तक मेरा अगला आदेश न मिले तुम लोग सिर्फ टीम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इलाके की जांच करते रहना। लाई पाई स्नेक का शिकार करना सुनने में जितना आसान लगा था, असलियत उससे कहीं ज्यादा कठिन थी। पिछले जन्म में भी डीमन बीस्ट का शिकार करने के लिए इंसानों ने उतनी ही बड़ी कीमत चुकाई थी जितनी कभी आदिम युग से सभ्यता तक पहुंचने में चुकानी पड़ी थी। जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती गई, हवा में एक हल्की लेकिन अजीब सी गंध फैलने लगी। उसी समय मैंने तुरंत आदेश दिया, जिन लोगों का स्नेक मार्शल सोल है वे सभी तुरंत अपना मार्शल सोल ट्रू फॉर्म बुलाएं। अगले ही पल पूरे जंगल में दर्जनों सांप एक साथ दिखाई देने लगे। ठीक उसी समय हमारी टीम से कुछ दूरी पर अचानक एक बेहद तीखी फुफकार सुनाई दी। स्नेक डीमन बीस्ट की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह अपने इलाके में किसी दूसरे सांप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अगले ही पल पहाड़ी रास्ते से जोरदार कंपन की आवाज आने लगी और देखते ही देखते पूरे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े जैसे उभार लिए एक विशालकाय लाई पाई स्नेक सबके सामने आ गया। जाओनंग ने उसे पहली बार देखते ही आंखें फाड़ दी और घबराकर बोला, शितियन, यह चीज तो बहुत ही डरावनी है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत सबको आदेश दिया, कोई भी घबराए नहीं। जिनके मार्शल सोल रक्षा में माहिर हैं वे पहली लहर का हमला रोकें। जिनके पास लॉन्ग रेंज अटैक है वे तुरंत हमला शुरू करें। जिसके पास जो भी ताकत है बिना बचाए पूरी इस्तेमाल करो। अगले ही पल चारों तरफ से फ्लेम स्टॉर्म, आइस रोर, वुड बाइंडिंग और तरह तरह के मार्शल
स्किल्स एक साथ लाई पाई स्नेक की तरफ बरसने लगे। पूरा दृश्य किसी ऑनलाइन गेम के गिल्ड बॉस रेड जैसा लग रहा था। डीमन बीस्ट अपने ही जैसे स्नेक मार्शल सोल्स की गंध से आकर्षित होकर हमारी तरफ दौड़ा था और अब उस पर हर दिशा से हमले हो रहे थे। पहली हमला लहर खत्म होते ही मैं सबसे आगे बढ़ा। मेरा कीलिन मार्शल सोल हवा में छलांग लगाकर सीधे लाइबी स्नेक के सामने पहुंचा और मैंने पूरी ताकत से उसके शरीर पर एक जोरदार वार किया। वहां मौजूद सभी लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कोई देवता स्वयं युद्ध करने उतर आया हो। शितियान और लाइबी स्नेक के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लोग इतने हैरान थे कि कुछ पल के लिए वे यह भी भूल गए कि उन्हें आगे क्या करना है। तभी भीड़ के बीच अचानक मू चिंगयांग की जोरदार आवाज गूंजी, समय आ गया है, अब भी हमला नहीं करोगे? उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। कौन सा समय और किस पर हमला करना है? उसी दौरान मैं लाइपाई स्नेक से लड़ते हुए उसकी विशाल पूंछ का वार खा गया और जोर से जमीन पर जा गिरा। मैं दर्द से उठते हुए चिल्लाया, अंकल मू, क्या आपको बिल्कुल कमांड करना नहीं आता? मैं यहाँ इस डीमन बीस्ट से लड़ रहा हूँ और आप लोगों को अभी हमला करने का आदेश दे रहे हैं। अगर उनका हमला मुझ पर लग गया तो? मेरी आवाज में साफ नाराजगी थी। कोई भी सुनता तो यही समझता कि मैं सचमुच मू चिंगयांग पर गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन लाइपाई स्नेक को इंसानों की चालाकियों से कोई मतलब नहीं था। मुझे गिराने के बाद उसने और भी ज्यादा उग्र हमला शुरू कर दिया। उसकी नजर में इस समय वहां मौजूद इंसानों में सिर्फ मैं ही ऐसा था जो उसके लिए असली खतरा था, क्योंकि मेरे पास कीलिन मार्शल सोल था। देखते ही देखते पूरा बैटलफील्ड पूरी तरह अराजक हो गया। चारों तरफ चीखें, शोर और लड़ाई की आवाजें गूंजने लगीं। जनहुन सेक्ट के लोग फिर भी ज्यादा नहीं घबराए, क्योंकि उनके सेक्ट लीडर मू चिंगयांग खुद वहां मौजूद थे। उन्हें भरोसा था कि जब तक उनका लीडर सामने है कुछ गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ जाओ नेंग के मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था। पूरे रास्ते उसे मू चिंगयांग का व्यवहार अजीब लगा था, लेकिन अब ध्यान से सोचने पर उसे शीतियन का व्यवहार भी उतना ही असामान्य लगने लगा। उसकी नजर में शीतियन कभी भी बिना सोचे समझे लड़ने वाला इंसान नहीं था। भले ही अब उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन जाओ नेंग आज भी उसी शीतियन को जानता था जो पहले सीनियर्स से मार खाने के बाद भी बदला लेने की ऐसी योजना बनाता था कि सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आता था। ये सोचते ही जाओ नेंग बिना एक पल गंवाए जोर से चिल्लाया, शंघाई अलायंस के सभी लोग तुरंत मेरी तरफ आ जाओ। उसी पल यह साफ हो गया कि मैंने उसे कॉम्बैट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी क्यों दी थी। जाओ नेंग अच्छी तरह जानता था कि उसकी अपनी ताकत ज्यादा नहीं है, इसलिए उसने हमेशा टीम की डिसिप्लिन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। उसके आदेश देते ही कुछ ही सेकंड में शंघाई अलायंस के सभी सदस्य अलग होकर एक व्यवस्थित फॉर्मेशन में आ गए और जनहन सेक्ट तथा शंघाई अलायंस की टीमें साफ साफ अलग दिखाई देने लगी। तभी एक सदस्य हैरानी से बोला, ब्रदर जाओ, अचानक क्या? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जाओ नेंग फिर गरजा, पूरी टीम अलर्ट हो जाओ। ठीक उसी समय जंगल के अंदर से एक कर्कश हंसी सुनाई दी, जो बूढ़े कौए की आवाज जैसी लग रही थी। हा 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 हा, मू ब्रदर, तो यही है वह सही समय जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। अगले ही पल ली जीमिंग अपने लोगों के साथ आराम से जंगल से बाहर निकल आया। उसे देखते ही जाओ नेंग की आंखें सिकुड़ गईं। वहीं मू वान ने उसे देखते ही घबरा कर कहा, ली जीमिंग। उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। जाओ नेंग ने मू वान के चेहरे पर आए उस बदलाव को साफ देख लिया और उसके दिल में भी खतरे की घंटी बज उठी। ये शिकार तो सिर्फ शंघाई अलायंस और जनहुन सेक्ट का होना चाहिए था। अगर सब कुछ पहले से तय था तो मू वान को इसकी जानकारी जरूर होती, लेकिन उसके चेहरे की हैरानी साफ बता रही थी कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास होता है। जैसे ही लीडर के चेहरे पर थोड़ी सी भी घबराहट दिखाई देती है, पूरी टीम में बेचैनी फैल जाती है। अगले ही पल शंघाई अलायंस के कई सदस्य घबरा कर बोल उठे, ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? इनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। नहीं, ये लोग तो साफ साफ हमें मारने आए हैं। तभी मू वान तुरंत आगे बढ़ी। मू वान तुरंत मू चिंगयांग की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई, पापा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, है ना? मू चिंगयांग ने अपनी बेटी की ओर बेहद नरम नजरों से देखा और शांत आवाज में कहा, वान वान इधर आ जाओ। ये सुनते ही मू वान पर मानो बिजली गिर पड़ी। उसके सामने जो कुछ हो रहा था उसने उसके पूरे दिमाग को सुन्न कर दिया। इतने सारे मोड़ों के बीच वह पूरी तरह उलझ चुकी थी और कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग जैसे सोचना ही भूल गया। मू चिंगयांग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिर उस लड़के में ऐसा क्या है कि उसके लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो गई? अभी भी वक्त है, चुपचाप मेरे पास वापस आ जाओ। अगर तुम लौट आई तो हमारे बाप बेटी के रिश्ते में अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तभी ली जिमिंग व्यंग्य से हंस पड़ा और बोला, मू ब्रदर, अब यह नाटक बंद भी कर दीजिए। मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता कि आप अपनी ही बेटी को सचमुच छोड़ सकते हैं। तभी अचानक नेदर व्हाइट टाइगर ने अपना ट्रू फॉर्म प्रकट कर दिया और उसकी भयंकर दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। ली जिमिंग ने ठंडी आवाज में कहा, मू चिंगयांग, तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? अगर तुम सच में मेरे साथ मिलकर शंघाई अलायंस को खत्म करना चाहते थे तो तुम्हें अभी हमला नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था कि लाइपाई स्नेक और शंघाई अलायंस पूरी तरह लड़ाई में उलझ जाएं, फिर मेरे साथ मिलकर वार कर दे। तब तो उन्हें खत्म करना बच्चों का खेल होता। दोनों की बातचीत सुनकर शंघाई अलायंस के सभी लोगों को आखिर समझ आ गया कि आखिर चल क्या रहा था। जिस जनहुन सेक्ट को उनका लीडर अपना सहयोगी बता रहा था, वही इस सबसे नाजुक समय पर उन्हें धोखा देता हुआ दिखाई दे रहा था। उधर मैं अब भी लाइपी स्नेक के साथ जानलेवा लड़ाई लड़ रहा था। तभी मैंने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मू चिंगयांग, तुमने विश्वासघात किया, लेकिन इस समय मेरी हालत सचमुच बेहद खराब थी। अगर लाइपी स्नेक की ताकत को इंसानों के स्तर से तुलना की जाए
तो वह कम से कम मिडिल हुआलिंग रेल्म के बराबर था। डीमन बीस्ट का शरीर वैसे ही बेहद मजबूत होता है, ऊपर से उसके पूरे शरीर पर मौजूद फोड़े जहरीले विष से भरे हुए थे जो किसी भी समय घातक हमला बन सकते थे। अगर मैंने मार्शल सोल पोजेशन का इस्तेमाल न किया होता और कीलिन मार्शल सोल में 100 विषों से अछूता रहने का गुण न होता तो शायद मैं अब तक उसी सांप का शिकार बन चुका होता। मेरी बात सुनकर मू वान का सुन्न पड़ा। दिमाग धीरे धीरे काम करने लगा। उसे समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना पिता सचमुच ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ हमेशा हर चाल पहले से समझ लेने वाला शीतियन भी इस बार बिना किसी शक के इस जाल में फंस गया था। उस पल मू वान को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक उसके लिए अजनबी बन गई हो। मू चिंगयांग ने शीतियन और बाकी लोगों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे ली जिमिंग की तरफ देखकर बोला, ब्रदर ली, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो, या चाहते हो कि पहला हमला मैं करूं? ली जिमिंग मुस्कुराकर बोला, मू ब्रदर, मैं तो बस तुम्हारे पहले कदम का इंतजार कर रहा था। मू चिंगयांग ने अपने दांत भींच ली और जोर से आदेश दिया, जेनहून सेक्ट के सभी सदस्य सुनो, मेरे साथ मिलकर शंघाई अलायंस का पूरी तरह सफाया कर दो, लेकिन मू वान को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना। अगले ही पल नेदर व्हाइट टाइगर सबसे आगे बढ़ा और सीधे शंघाई अलायंस की डिफेंसिव फॉर्मेशन की तरफ झपट पड़ा। लेकिन दोनों पक्षों की भिड़ंत होने से ठीक पहले सांप जैसे बालों वाली एक बेहद खूबसूरत महिला उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका स्नेक हेयर मार्शल सोल मेडूसा तुरंत प्रकट हो गया। मू वान ने आखिरकार कदम उठा लिया था। उसने दर्द भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, पापा, आप आखिर क्या कर रहे हैं? आप शंघाई अलायंस पर हमला कैसे कर सकते हैं? आप मेरे दोस्तों को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? आपने ली परिवार के साथ हाथ क्यों मिला लिया? मू चिंगयांग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मू वान, अगर तुम अब भी मुझे अपना पिता मानती हो तो तुरंत वहां से हटकर मेरी तरफ आ जाओ। मू वान का पूरा शरीर कांप उठा। वह अब भी तय नहीं कर पा रही थी कि उसकी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है वह सच है या कोई बुरा सपना। मू चिंगयांग फिर बोला, शीतियन ने पूरे जनहुन सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे यूं ही छोड़ दूंगा? तुम मेरी बेटी हो, क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानती? जो भी मेरे खिलाफ जाता है उसका कभी अच्छा अंजाम नहीं होता। और तुम कह रही हो कि मैंने ली परिवार का साथ दिया। मुझे तो लगता है कि शीतियन ने तुम्हें पूरी तरह बहका दिया है। अब तुम्हें सही और गलत का फर्क भी नहीं दिख रहा। तुम्हारे ली अंकल का हमारे परिवार से वर्षों पुराना रिश्ता है। क्या तुम्हारे दिल में पुराने रिश्तों और अपनों की अब कोई कीमत ही नहीं बची? ठीक तभी जब मू चिंगयांग अपनी बात पूरी कर रहा था, जंगल में छिपा हुआ यंग मास्टर वांग आराम से चलते हुए बाहर आ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने ताली बजाते हुए कहा, शानदार, सचमुच शानदार, काफी समय बाद इतना दिलचस्प नाटक देखने को मिला है। मू चिंगयांग ने उसकी तरफ देखा। पहले उसके चेहरे पर एक पल के लिए उलझन दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वह हैरानी में बदल गई। यंग मास्टर वांग मुस्कुराकर बोला, सेक्ट मास्टर मू, आपकी कहानी सुनने में तो काफी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ बिल्कुल सच हो। यह सुनते ही मू चिंगयांग का चेहरा बदल गया। उसने गंभीर आवाज में पूछा, यंग मास्टर वांग, आपका मतलब क्या है? तभी ली जिमिंग हंसते हुए बीच में बोला, मतलब बिल्कुल साफ है, वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुमने इतनी बड़ी चाल चली, लेकिन यह सब सिर्फ खुद को खुश करने वाला नाटक निकला। क्या तुम्हें सच में लगा था कि हम सब अंधे हैं? मू चिंगयांग ने ठंडी नजरों से दोनों को देखा और कहा, अगर तुम्हें इस सहयोग में दिलचस्पी नहीं थी तो सीधे मना कर देते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी इसी वक्त अपनी तलवार तुम्हारी तरफ नहीं मोड़ सकता? ली जिमिंग हंसते हुए बोला, तो फिर देख लेते हैं मू ब्रदर, आखिर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। उसके इतना कहते ही जंगल के अंदर से एक और बड़ा दल बाहर निकल आया। ये देखकर जाओ नेंग के होंठ फड़क उठे और वह बुदबुदाया, कमाल है, इतनी सी जंगल की जगह में आखिर कितने लोग छिपे हुए थे। सामने आने वाले लोग चेंगतियन सेक्ट के थे। ली जिमिंग के चेहरे पर पागलों जैसी मुस्कान फैल गई। वह बोला, मैंने कभी भी तुम पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। आज अगर मैं तुम्हारी योजना के मुताबिक मैंटिस स्टॉक्स द सिकाडा ओरियल बिहाइंड वाला खेल खेलने आया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भी जिंदा छोड़ दूंगा। मौका मिला तो तुम सबका भी सफाया कर दूंगा। ये सुनकर मू चिंगयांग गुस्से से दांत पीसने लगा। अब स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि तीर धनुष से निकल चुका था, लेकिन पूरा खेल उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग दिशा में जा चुका था। तभी यंग मास्टर वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, सेक्ट मास्टर मू, दरअसल एक तरीका है जिससे तुम हमारा भरोसा जीत सकते हो। उसने मू वान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो औरत अभी तुम्हारे रास्ते में खड़ी है वही तुम्हारी सबसे अच्छी लॉयल्टी टेस्ट होगी। फिर उसने बेहद घमंड से कहा, मुझे तुम्हारे इस छोटे से शहर की साजिशों से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए तो सबसे आसान तरीका यही है कि मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी समझदारी है, इसलिए मैं तुम्हें अपने परिवार का कुत्ता बनाने के बारे में सोच सकता हूँ। उसके ये अपमानजनक शब्द वहाँ मौजूद हर इंसान के कानों में चुभ गए, लेकिन वांग परिवार की ताकत को देखते हुए किसी में भी खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। मू चिंगयांग ने गंभीर नजरों से मू वान को देखा और आखिरी बार पूछा, वान, क्या तुम सचमुच रास्ते से नहीं हटोगी? मू वान ने अपने दांत भींच लिए। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था, लेकिन उसके दिल से सिर्फ एक ही जवाब निकला, मैं नहीं हट सकती। चाहे सच्चाई कुछ भी हो, चाहे इस पूरे मामले के पीछे कितने ही रहस्य क्यों ना हो। इस समय उसके दिल में सिर्फ एक ही विश्वास था, उसके पिता शंघाई अलायंस पर हमला करने जा रहे थे और वह ऐसा होने नहीं दे सकती थी। मू वान ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मैं शंघाई अलायंस। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही हवा को चीरती हुई एक तेज गर्जना सुनाई दी। नेदर व्हाइट टाइगर ने बिना किसी दया के अपना विशाल पंजा उठाकर
सीधे मेडुसा मार्शल सोल पर हमला कर दिया। मूवान का मार्शल सोल बुरी तरह घायल हो गया और उसका असर तुरंत उसके शरीर पर पड़ा। उसने वहीं खून की एक बड़ी उल्टी कर दी। मुचिंग यांग ने ठंडी आवाज में कहा, अब रास्ते की रुकावट खत्म हो चुकी है, सब लोग मेरे साथ हमला करो। उसी समय मैं लाई पी स्नेक को अपने साथ उलझाए हुए सीधे उस बैटलफील्ड की तरफ ले आया जहां असली युद्ध शुरू होने वाला था। मेरे शरीर पर किलिन मार्शल सोल लगातार रूप बदल रहा था। एक पल वह मार्शल सोल पोजेशन की अवस्था में होता तो अगले ही पल ट्रू फॉर्म में बदल जाता। मार्शल सोल के इन दोनों रूपों के बीच इतनी तेजी से बदलाव करने की कला में अब मैं पूरी तरह माहिर हो चुका था। दूसरी तरफ अचानक इस लड़ाई में फंस चुका लाई पाई स्नेक भी पूरी तरह भ्रमित हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसका असली दुश्मन कौन है। अगले ही पल नेदर व्हाइट टाइगर, किलिन और लाई पाई स्नेक, ये तीनों शक्तिशाली अस्तित्व आपस में भयंकर लड़ाई में उलझ गए। कभी कोई किसी पर हमला करता तो अगले ही पल वही किसी तीसरे के वार का शिकार बन जाता। इसी दौरान जनहन सेक्ट और शंघाई अलायंस के सदस्य, जो अब तक यह समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर किसके खिलाफ लड़ना है, इस भीषण लड़ाई की चपेट में आ गए। अब वहां दोस्त और दुश्मन जैसी कोई पहचान नहीं बची थी। जो सामने दिख रहा था वही दुश्मन बन चुका था। देखते ही देखते यह पूरी लड़ाई एक बेकाबू और अराजक युद्ध में बदल गई। ज़ाओ नंग घायल मू वाण को अपनी ढाल बनकर बचा रहा था। उसके चेहरे पर कड़वाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने दुखी होकर पूछा, सीनियर, आखिर यह सब कैसे हो गया? मू वाण की आंखों में सिर्फ खालीपन था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी नहीं पता। दूसरी